1930 में कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानियों की शाखा वानर सेना का गठन किया गया था। फिरोज ने कमिंग नेहरू और इंदिरा से इविन क्रिश्चियन कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही महिला प्रदर्शनकारियों के बीच मुलाकात की। कमला नेहरू सूरज की गर्मी से बेहोश हो गई और फिरोज उसे सांत्वना देने गए। अगले दिन उन्होंने 1930 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर फिरोज ने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के बाद अपने उपनाम की वर्तनी गांधी से बदलकर गांधी कर ली। इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के साथ 1930 में उन्हें जेल में डाल दिया गया और 19 महीने तक फैजाबाद जेल में रखा गया। अपनी रिहाई के तुरंत बाद वह संयुक्त प्रांत में कृषि किराए पर लेने के अभियान में शामिल थे और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर काम करते हुए 1932 और 1933 में 2 बार जेल गए थे। फिरोज ने पहली बार 1933 में इंदिरा गांधी के सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने और उसकी मां ने इसे अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह बहुत छोटी थी, केवल 16 वर्ष की थी। वह नेहरू परिवार के करीब बढ़ गई, खासकर इंदिरा की मां कमला नेहरू के साथ। वह भवाली में टीवी सेनेटोरियम में उनके साथ थी। 1934 में यूरोप की यात्रा की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए जब अप्रैल 1935 में उसकी हालत खराब हो गई और उसे बेडनविला के सैनिटेरियम में और अंत में लुसाने में, जहां वह 28 फरवरी 1936 को मृत्यु के समय अपने बेडसाइड पर थी। बाद के वर्षों में इंदिरा और फिरोज इंग्लैंड में रहते हुए एक दूसरे के करीब आए। उन्होंने मार्च 1942 में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी की। इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू ने उनकी शादी का विरोध किया और महात्मा गांधी से संपर्क करने के लिए युवा जोड़े को मना किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगस्त 1942 में उनकी शादी के 6 महीने से कम समय के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस जोड़े को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। उन्हें इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में 1 साल के लिए कैद किया गया था। आने वाले 5 साल आरामदायक घरेलू जीवन के थे और दंपति के 2 बेटे राजीव और संजय थे, जिनका जन्म क्रमशः 1944 और 1946 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। फिरोज और इंदिरा अपने 2 छोटे बच्चों के साथ इलाहाबाद में बस गए और फिरोज अपने ससुर द्वारा स्थापित अखबार द नेशनल हेरल्ड के प्रबंध निदेशक बन गए। प्रांतीय संसद 1950-1952 के सदस्य होने के बाद फिरोज ने 1952 में उत्तर प्रदेश में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जीता। इंदिरा दिल्ली से आई और उनके प्रचारक के रूप में काम किया। फिरोज जल्द ही अपने आप में एक प्रमुख ताकत बन गए, अपने ससुर की सरकार की आलोचना की और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में कई भारतीय व्यापारिक घराने राजनीतिक नेताओं के करीब हो गए थे और अब उनमें से कुछ ने विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं की शुरुआत की। दिसंबर 1955 में फिरोज द्वारा उजागर किए गए एक मामले में उन्होंने खुलासा किया कि कैसे एक बैंक और एक बीमा कंपनी के अध्यक्ष के रूप में रामकिशन डालमिया ने बेनेट और कोलमैन के अपने अधिग्रहण को निधि देने के लिए इन कंपनियों का इस्तेमाल किया और सार्वजनिक रूप से आयोजित कंपनियों से अवैध रूप से स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। फिरोज ने जीवन बीमा निगम के साथ शुरू करके कई राष्ट्रीयकरण अभियान भी शुरू किए। एक बिंदु पर उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी टेल्को का राष्ट्रीयकरण किया जाए क्योंकि वे एक जापानी रेलवे इंजन के लगभग 2 गुने दाम वसूल रहे थे। इससे पारसी समुदाय में खलबली मच गई क्योंकि टाटा भी पारसी थे। उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर सरकार को चुनौती देना जारी रखा और पीठ के दोनों ओर एक सांसद के रूप में प्रतिष्ठित हुए।
फिरोज को 1958 में दिल का दौरा पड़ा। इंदिरा, जो कि प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास त्रिमूर्ति हाउस में अपने पिता के साथ रहीं, उस समय भूटान की राजकीय यात्रा पर थीं। वह कश्मीर में उसकी देखभाल करने के लिए लौटी। दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में 8 सितंबर 1960 में फिरोज की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी राख को इलाहाबाद के पारसी कब्रिस्तान में रखा गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें।